एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीदी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी। जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तो सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी। चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू, अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख, फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे? चल 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 चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई? ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है, मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी, तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी, सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी, चूहा देखो, यहाँ से भागा है। हम, मगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना, वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना हथनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है, जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी, आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ऐसे कैसे? मम्मी, ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था, इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं, वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। एक गांव में पिंकी नाम की बंदरिया अपनी मम्मी चंपा लोमड़ी और पापा चिंकू हाथी के साथ रहती थी। पिंकी की मम्मी चंपा बहुत ही सुंदर थी, साथ ही वो बहुत अच्छा मेकअप करना भी जानती थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। पिंकी भी जब जब मम्मी को मेकअप करते देखती तो उसका भी मन मेकअप करने का करता। एक दिन जब वो बाजार जा रही थी तो उसकी मम्मी अपना मेकअप करने लगी। तब पिंकी ने अपनी मम्मी से कहा,
मम्मी मुझे भी मेकअप करना है और आपके जितना सुंदर बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो और छोटे बच्चों को मेकअप नहीं करना चाहिए। ये तो हम जैसे बड़े लोगों के लिए है, इसलिए कभी भी इसको यूज नहीं करना। जब बड़ी हो जाओगी तब मेकअप लगाना। पिंकी मम्मी की बात मान जाती है और उनके साथ बाजार जाती है। बाजार में पिंकी को उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक दोस्त मिल जाती है जिसका नाम चुनमुन खरगोशनी था। चुनमुन भी अपनी मम्मी के साथ बाजार आई हुई थी। अरे पिंकी मम्मी, आप यहीं? आप तो मेकअप में बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। अरे आप भी चुनमुन की मम्मी, इतनी भी कहाँ सुंदर लग रही हूँ मैं। नहीं पिंकी की मम्मी, आप भला की खूबसूरत लग रही हैं। लाइए मैं आपको काला टीका लगा देती हूँ, कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। ऐसा कहकर चुनमुन की मम्मी चुनमुन को लेकर वहाँ से चली जाती है और पिंकी अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन चुनमुन स्कूल में अपने सभी दोस्तों से पिंकी की मम्मी के बारे में बात करती है। अरे शीमा, पता है पिंकी की मम्मी बहुत ही सुंदर मेकअप करना जानती है। कल जब हम उसकी मम्मी से बाजार में मिले तो मेरी मम्मी तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैडम चली आ रही हो। पिंकी तेरा अच्छा है, तेरी मम्मी कितनी सुंदर है। हाँ वो तो है, मेरी मम्मी बहुत ही सुंदर है। वैसे पिंकी, तुम्हारी मम्मी ने कोई पार्लर का कोर्स किया है क्या, या उन्हें खुद ही ये सारा मेकअप करना आता है? मेरी मम्मी को मेकअप करने का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने ये सब खुद से ही सीखा, किसी पार्लर से नहीं। अरे वाह, काश मेरी भी मम्मी पिंकी की मम्मी जैसी होती। सभी की बातें सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और घर जाकर सोचती है, मेकअप के बाद हम बहुत सुंदर हो जाते हैं ना, जैसे मम्मी हो जाती है और सभी मम्मी की कितनी तारीफ करते हैं। क्यों ना मैं भी एक बार मेकअप करके देखूं, मैं भी फिर मम्मी जितनी सुंदर हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर पिंकी अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी मम्मी रसोई में खाना बना रही है। तो वो चुपके से मम्मी के कमरे में चली जाती है और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मम्मी का मेकअप इस्तेमाल करने लगती है। एक एक करके वो क्रीम, फाउंडेशन, ब्लशर, हाइलाइटर, फेस पाउडर सब लगा लेती है और फिर बारी आती है आईलाइनर की। मम्मी आईलाइनर को अपनी आंखों पर लगाती है जिससे उनकी आंखें और सुंदर हो जाती है। मैं भी इसे लगा लेती हूँ, मेरी आंखें भी बहुत सुंदर हो जाएंगी। पिंकी ऐसा सोचकर जैसे ही आईलाइनर आंखों पर लगाती है वैसे ही आईलाइनर उसकी आंखों में चला जाता है और वो अपनी आंखें मसलने लगती है और उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। मम्मी मम्मी मेरी हेल्प करो, पिंकी चिल्लाती है और उसकी आवाज उसकी मम्मी सुन लेती है और भागते हुए उसके पास आती है। अरे पिंकी, ये तेरे चेहरे का क्या हाल हो गया? पिंकी मम्मी को सब सच सच बता देती है। मम्मी उसका मुंह साफ करती है और उसकी आंखें धुलवाती है और उससे कहती है, पिंकी मैंने आपको मना किया था ना कि मम्मी का मेकअप यूज नहीं करना। बच्चा, मेकअप आपके लिए नहीं होता, यह बड़े लोगों के लिए होता है और आप तो अभी बहुत छोटे हैं और वैसे भी इसमें बहुत केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन खराब कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सॉरी मम्मी, आज के बाद नहीं करूंगी, प्रॉमिस। पिंकी मम्मी से सॉरी कहती है और वो समझ जाती है कि मम्मी जो कहती है तो हमारी भलाई के लिए ही कहती है, इसलिए उनकी बात जरूर माननी चाहिए। विद्यापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा बबलू और बहू बबली वो भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन बबलू और बबली को बूढ़ी पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी थी, उसका नाम हरी था। हरी की बड़े शहर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से वो बहुत घमंडी हो गई थी और अपने मायके वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन बबलू कहता है, माँ मेरी बात सुनो, मेरी कमाई बहुत कम हो चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा नहीं उठा पाऊंगा और गांव में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी कमाई घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हरी दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पीलू कहती है, बेटा अपनी बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ही ये तकलीफ उठा लेती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। पीलू अपनी बेटी को कहती है, बेटी हरी, क्या मैं तेरे घर कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, बबलू की कमाई कम हो गई है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। तो हरी कहती है, अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही अपनी ननद की शादी में विदेश जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी होती है। वो रोने लगती है, हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं
जो मुझे सहारा नहीं दे सकते हैं। मुझे अपने हाल में ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास जाती है और पीलू वहाँ पे कहती है, सुनार भैया, आप ये मेरे कान के सोने की कुंडल गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। तो सुनार कहता है, इस कुंडल के तो मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है और मन में सोचती है, इन पैसों से तो 1 महीने का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन इतने पैसों से मैं सिर्फ लड्डू बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू बूंदी के लड्डू बनाकर गांव में एक स्कूल के बाहर बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, बूंदी के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू, मीठे मीठे बूंदी के लड्डू। वहाँ पर सुंदरी आती है, बहन बूंदी के लड्डू कितने की है? तो पीलू कहती है, सिर्फ 20 रुपए की 4। तो सुंदरी कहती है, मुझे पहले एक चखने के लिए देना। तो सुंदरी एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह बहन, तुमने तो कमाल के बूंदी के लड्डू बनाए हैं। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीब को इतना स्वादिष्ट और अच्छा बूंदी के लड्डू नसीब नहीं होता है, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 गरी मिलती है। पीलू उन दोनों चिड़ियों को भी बूंदी के लड्डू दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल पड़ती है और उसके पास इतने ग्राहक आते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज बूंदी के लड्डू बनाती और 2 बूंदी के लड्डू उन गरीब चिड़ियों को दे देती थी। तभी वहाँ पे सुंदरी आती है और कहती है, सुनो पीलू चिड़िया, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। आप हमारे स्कूल के लिए 500 लड्डू का ऑर्डर ले लो। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, अब रिपब्लिक डे आने वाला है, बूंदी लड्डू लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे और भी लोग चाहिए। क्यों ना मैं उन गरीब चिड़ियों को काम पर लगा लूं? पीलू उन चिड़ियों से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो लवली कहती है, बहन मेरा नाम लवली है, मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। तब और एक चिड़िया कोयल कहती है, मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर रिपब्लिक डे के लिए लड्डू बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो माँ। हम जवान लोगों के रहते तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो ना, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं। तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। मैं अब तुम्हारी दुकान में काम करूँगा। तो पीलू कहती है, बेटा अब मेरे रिपब्लिक डे के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, तू जाकर और भी स्कूल से ऑर्डर ले आ। फिर उस दिन बबलू दूसरे स्कूल से लड्डू के ऑर्डर ले आता है और उसकी पत्नी भी पीलू के काम में हाथ बटाने लगती है और पूरी ईमानदारी से वो दोनों पीलू की सेवा करने लगते हैं। जल्दी ही पीलू सभी की मदद से सभी स्कूलों का ऑर्डर पूरा कर देती है और रिपब्लिक डे में सुंदरी उसे स्पेशल मेडल भी देती है, जिससे पीलू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से पीलू अब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही
खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी, अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे, ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है, ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तो भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो, अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा, बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल पिज्जा बर्गर ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन होते हैं कहकर बेच देना। काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इंपोर्टेड फल लाकर देता है, जिससे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा, ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम पिज्जा बर्गर्स बेचने लगती है। उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल के बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो?
उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ आता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है, हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे, मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू तू, मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी, तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे, मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे
हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है, जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था, आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो, अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है।